रमेश अपने दो दोस्तों के साथ मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठा हुआ था। सामने चाय वाले की दुकान थी और तीनों खाली ग्लास टेबल पर रखे हंसते बतियाते रहे थे। हैप्पी बर्थडे दीपक भाई। थैंक यू थैंक यू। ये देखो पापा ने गिफ्ट में बाइक दिलाई मुझे। सच में बाइक दिला दे? हाँ भाई, पहले तो मान नहीं रहे थे, बोले पैसे नहीं है, बहुत खर्चा है, लेकिन मैंने जिद की तो आखिर में मान गया। अब देखो एकदम नई नवेली बाइक घर के बाहर खड़ी है। वाह यार, तू तो बड़ा लकी है। तेरे पापा सच में कितने अच्छे हैं। बिल्कुल, तेरे पास तो सब कुछ है, अच्छे अच्छे कपड़े, जूते और अब बाइक भी। हाँ भाई, पापा सब कुछ दिला देते हैं। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। तीनों हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे। फिर धीरे धीरे सब अपने अपने घर निकल गए। रमेश जब घर लौटा तो दरवाजे पर खड़ी अपनी बहन मानसी को देखा। अरे मानसी, ये तेरी चप्पल को क्या हो गया? पूरी तरह से फट गई है। हाँ, कॉलेज से लौटते समय रास्ते में टूट गई। तूने मम्मी पापा को बताया? बताया था, लेकिन पापा बोल रहे थे पैसे नहीं है। फिर आरती ने अपने अंकल से सिलवा दी थी, वो भी फ्री में। लेकिन देखो ना, फिर से टूट गई। अब कॉलेज कैसे जाऊंगी? रमेश चुपचाप बहन की हालत देखता रह गया। तभी दरवाजे से अंदर आते हुए उसके पिताजी दिखाई दिए। पापा, आपके पास 100 रुपया है क्या? मानसी के लिए चप्पल लेनी है, वरना ये कल कॉलेज नहीं जा पाएगी। अरे बेटा, सच कह रहा हूँ, जेब में 1 रुपया नहीं है। ठेले पर 16-17 दिन से कुछ बिक ही नहीं रहा। समझ में नहीं आता घर कैसे चलेगा। देखो बेटा, तुम्हारे पापा सच बोल रहे हैं। बार बार उनसे पैसे की जिद मत किया करो, थोड़ा हालात समझो। रमेश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन पापा की थकी आंखें देखकर वो चुप हो गया। इसके कुछ दिन बाद दोनों भाई बहन की बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई। रमेश सोचता रहा कि पापा के पास पैसे तो है नहीं, तो एग्जाम देने दोनों कैसे जाएंगे? कुछ तो पैसे लगेंगे ना। आखिरकार उसने खुद जुगाड़ लगाया। उसने अपने दोस्त रविंद्र के पापा की दुकान पर काम करना शुरू किया और वहीं से कुछ पैसे कमाकर मानसी को दे दिए। ये पैसे कहाँ से आए? अरे तू बस ले ले, तुझे पढ़ाई करनी है ना, इतना सोच मत। परीक्षाएं खत्म हुई। कुछ दिन बाद त्योहार भी आ गया। चारों ओर खुशियों का माहौल था। बच्चे नए कपड़े पहनकर घूम रहे थे, लेकिन रमेश और मानसी के पास वही पुराने कपड़े थे। पापा, ये कैसी जिंदगी है? दूसरों के पापा अपने बच्चों को सब कुछ दिलाते हैं और आपने हमें आज भी कुछ नहीं दिलाया। ना अच्छे कपड़े, ना पढ़ाई का खर्च, कुछ भी तो नहीं कर पाते आप। आखिर क्यों? हमारे चाचा की तो दुकान है, ताऊ जी की अच्छी नौकरी है, पर आप अब तो कुछ भी नहीं है, ना ही आपके पास कुछ है। क्या हम ही सबसे गरीब है? उस दिन मानसी ने कुछ नहीं कहा, न ममता देवी ने। सब कमरे में चले गए। रामू चुपचाप खड़ा रह गया। तभी, लो पापा, ये पंखा भी खराब हो गया। इतनी गर्मी में कैसे सोएंगे अब? बगल की कमल काका 50 रुपए में ठीक कर देंगे, लेकिन आप तो यही कहेंगे ना पैसे नहीं है। आखिर हम कब तक ऐसे जिएंगे? अरे मानसी, पापा से उम्मीद ही मत रख। तेरे एग्जाम में जो पैसे तुझे दिए थे ना, वो पापा ने नहीं दिए थे, मैंने रविंद्र के पापा की दुकान पर काम करके लाए थे। क्या? अजी, आपने जवानी में तो कुछ नहीं किया, अब भी कुछ नहीं कर पा रहे। आपकी वजह से बच्चों का बचपन बर्बाद हो रहा है। हाँ माँ, सच कह रही हूँ। बचपन में कितने सपने देखे थे मैंने और मानसी ने, लेकिन आज सब खत्म हो गया। पापा ने हमें कुछ भी नहीं दिया, न घर, न जमीन, न जायदाद। पता नहीं माँ, आपने इनसे शादी क्यों की? ये सुनकर रामू बुरी तरह रो पड़ा, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। पहले जब उसकी माँ जिंदा थी तब बच्चे इतना नहीं बोलते थे, लेकिन अब तो रोज की कड़वी बातें उसकी किस्मत बन चुकी थी। खैर, 2.5-3 साल बीत गए। अब रमेश 24 साल का हो चुका था और वो एक कंपनी में छोटी मोटी नौकरी भी कर रहा है। वहीं उसकी बहन मानसी भी कहीं काम करने लगी थी। दोनों अपना खर्चा खुद निकाल रहे थे, लेकिन रमेश का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। रामू हर दिन कोशिश करता कि वो अपने बेटे से बात करे, लेकिन रमेश तो मुंह फेर लेता था। मानसी भी अपने पिताजी के साथ ठीक से पेश नहीं आती थी। तभी इसी बीच, माँ, मुझे एक लड़की पसंद है, उसका नाम प्रतिमा है, सामने वाली कंपनी में ही काम करती है। बहुत अच्छी है और अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती है उसे। वो कुकिंग का काम करती है। अच्छा, तो तू शादी के बारे में सोच रहा है बेटा? हाँ माँ, मुझे लगता है अब यही सही वक्त है। आप उससे मिल लीजिए ना, फिर आगे बात कर लेंगे। कुछ दिनों बाद रमेश और उसका परिवार प्रतिमा के घर गया। घर छोटा था, लेकिन साफ सुथरा और अपना था। वहीं अब बारी थी लड़की वालों के आने की। ये लोग रमेश के घर में आते हैं। आपका अपना घर है? नहीं, ये किराए का घर है, लेकिन कई सालों से यहीं रह रहे हैं। अब तो अपना घर जैसा ही लगने लगा ही है। ये सुनकर प्रतिमा के माँ बाप ने एक दूसरे की तरफ देखा। वहीं रमेश को अंदर से बहुत गुस्सा आया। तो क्या हुआ? घर दीवारों और छत से नहीं बनता, घर बनता है प्यार और इज्जत से।
और आपका परिवार बहुत अच्छा है। मेरे लिए इतना ही काफी है। एक घर भी नहीं है हमारे पास, लोग पूछे तो शान से बोल भी नहीं सकते। अच्छा, तो हमें रिश्ता मंजूर है। लीजिए रामू जी, मिठाई खाइए, बेसन के लड्डू है। लीजिए ममता जी, आप भी खाइए। हाँ हाँ, आप भी खाओ और बधाई हो। सब हंसते हुए मिठाई खाने लगे। उसी रात पापा, अब आप बताइए, इतने सालों में कुछ तो पैसे बचाए होंगे ना आपने? इतने सालों में हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, कपड़े, जूते, बाहर का खर्च, हम सब कुछ खुद संभाल रहे थे। बस आपका काम था महीने भर का राशन भरना। अब तो मेरी शादी होने वाली है, कम से कम इस मौके के लिए तो आपने कुछ रखा होगा ना? बेटा माफ करना, सच कहूं तो मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं है। जितनी कमाई होती है उससे घर का खर्च चल जाता है, बस इसीलिए 5-6 हजार रुपए है मेरे पास, वही दे सकता हूँ। क्या? अरे मन रखने के लिए सही बोल देते कि कहीं से जुगाड़ कर लूंगा, लेकिन आप तो जैसे कुछ करना ही नहीं चाहते। अरे कैसे पिता है आप? बिल्कुल सही कहा भैया आपने। इतने साल हो गए, 1 रुपए की मदद नहीं की पापा ने। असल में मानसी, इनको कभी सपने देखने की आदत ही नहीं थी। न खुद आगे बढ़े, न हमें आगे बढ़ने दिया। देख लो माँ, आप हमेशा पापा की तारीफ करती हो ना, अब देख लो, बेटे की शादी के लिए भी कोई तैयारी नहीं की इन्होंने। बताइए, अब मानसी की शादी के लिए क्या करेंगे फिर? सब कुछ क्या मैं अकेला ही करूंगा? क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अरे बच्चों, मैं भी क्या करूं? मुझे पता था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सोचा था थोड़े पैसे हो तो भी खुश रह लूंगी इनके साथ, लेकिन देख लो, इनके पास तो कुछ नहीं है। तुम लोग हमेशा मुझे सुनाते रहते हो, लेकिन तुम लोग समझते नहीं कि मेरी जिंदगी भी कितनी कठिन है। मैं नहीं चाहता कि मैं कहीं से कर्ज लूं। कर्ज ले लिया तो फिर और मुसीबत आ जाएगी। हम लोगों का जीना और सांस लेना और मुश्किल हो जाएगा। ये सब बहाने हैं पापा। रविंद्र के पापा ने भी कर्ज लिया था, लेकिन आज बिजनेस खड़ा कर दिया, वक्त पर सब चुका भी दिया। लेकिन आप तो रिस्क लेना ही नहीं चाहते, बस बैठे बैठे नाटक करते रहते। अब तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। माँ, खाना लगाओ आप। उस रात तीनों ने अकेले बैठकर खाना खाया। रामू अकेले बाहर बैठा रहा, किस्मत को कोसता रहा और खुद को बुरा भला कहता रहा। तभी अगले दिन रमेश अपनी बहन मानसी के पास गया। मानसी देख, पिताजी से तो कुछ होने वाला है नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं और जोड़ भी नहीं पाएंगे, और ना ही लगता है अब कुछ कर पाएंगे। अब तू ये बता, तू मेरी मदद करेगी ना? हाँ भैया, क्यों नहीं करूंगी। आप ही तो मेरी ग्रेजुएशन की फीस भर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो। मानसी ग्रेजुएशन कर रही है, उसकी फीस लगती है, लेकिन बीच बीच में स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिससे थोड़ा बहुत काम चल जाता है। देख, मैंने भी कुछ पैसे बचाए थे अपने ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन अब पापा तो हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, तो वही पैसे मुझे शादी में लगाने पड़ेंगे। बाद में जब एडमिशन का टाइम आएगा कहीं से जुगाड़ कर लूंगा, लेकिन अभी तो तुझसे मदद चाहिए। हाँ भैया, मैं कर दूंगी। मैंने कुछ पैसे बचाए थे, आगे कोई कोर्स करना था, उसी के लिए जमा किए थे, वो पैसे आपको दे दूंगी। अगले दिन मानसी बैंक में गई। उसने 40,000 रुपए निकालकर सीधे अपने भैया के हाथ में दे दिए। देखो पापा, आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपकी बेटी ने पढ़ाई करते करते मेहनत करके इतने पैसे बचा लिए, और आप 7,000 तक पूरे नहीं दे पाए। और ये देखो, ये 50,000 मैंने अपने ग्रेजुएशन के लिए रखे थे, लेकिन अब शादी में लगाने पड़ रहे हैं। आगे क्या होगा पता नहीं, शायद मुझे अपनी पत्नी के घर वालों से पैसे मांगने पड़े। थोड़ी बेइज्जती होगी तो हो जाए। आपको तो वैसे भी इज्जत और बेइज्जती का मतलब ही नहीं पता होगा, है ना? अगर होता तो कम से कम हमें इस हालत तक तो नहीं पहुंचाते आप। रमेश ने गुस्से में पापा को बहुत कुछ सुना दिया। फिर उन पैसों से छोटे मोटे इंतजाम कर लिए। शादी में जैसे तैसे नाक बच गई, थोड़ी मदद इधर उधर से भी आ गई। शादी ठीक ठाक हो गई। प्रतिमा बहू बनकर घर आ गई। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 4-5 दिन बाद फिर से वही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। सासू मां, चलिए ना, मेला लगा है, घूमने चलते हैं। ममता देवी तैयार हुई, उसने साड़ी पहन ली। प्रतिमा देखते ही बोली, अरे माँ, इतनी पुरानी साड़ी क्यों पहन रखी है? कोई नई साड़ी नहीं है क्या? नहीं बेटा, ये साड़ी पुरानी नहीं है, 1.5 साल पहले ही ली थी, बहुत अच्छी है। उसी वक्त रमेश ने देखा कि पापा ठेला खींचते हुए घर लौट रहे हैं। बेटा देख ले, आज भी बस 50 रुपए की बिक्री हुई है। बस इतना ही? पता नहीं आप कैसे आदमी हो, कम से कम इतना तो कमा सकते हो आप कि अपनी पत्नी को हर 5-6 महीने में एक नई साड़ी दिला दो। अरे सस्ती वाली ही सही। देखो आप, मेरी पत्नी आपकी पत्नी के साथ मेले में जा रही है, लेकिन मम्मी के पास पहनने के लिए एक नई साड़ी नहीं है। मुझे इतनी शर्म आ रही है कि कमरे में जाने का मन भी नहीं कर रहा, और ये सब आपकी वजह से। यही वजह है कि हम आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। रमेश बहुत गुस्से में था। उसे अब परवाह नहीं थी कि उसकी पत्नी सुन रही है या नहीं।
वहीं प्रतिमा सब समझ गई कि ससुर की घर में कोई कदर नहीं है। तभी शाम को रमेश ने प्रतिमा को सब कुछ समझाया। अच्छा, तो ये बात है। वहीं अगले दिन से प्रतिमा ने ससुर को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अरे ओ ममता, रमेश की माँ, मानसी की माँ, जरा एक गिलास पानी तो ला दो। बहू कमरे से बाहर आई, ससुर को देखा भी नहीं, सीधा किचन में चली गई और पकौड़ियां बनाने लगी और साथ में चाय भी। वहीं ससुर राम का मन चाय पीने का था, लेकिन बहू ने तो उसे पूछा तक नहीं। उसके कुछ दिन बाद सब लोग आराम से फिल्म देख रहे थे। रमेश ने टीवी पर फिल्म लगा दी थी। उसी कमरे में 2 कुर्सियां भी थी, एक पर मानसी बैठी, दूसरी पर प्रतिमा। बाकी दोनों बिस्तर पर लेटे थे, फिल्म देख रहे थे। तभी ससुर काम से घर लौटे। अच्छा, तो तुम लोग टीवी देख रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। बहू भी चुप रही, यहाँ तक कि उसने कुर्सी से उठकर जगह भी नहीं दी अपने ससुर को। पापा, आपको भूख लगी होगी ना, आज अपने आप खाना खा लो। आपकी मनपसंद तोरई की सब्जी बनाई है, हम लोग फिल्म देख रहे हैं। उधर ममता देवी मन में सोचने लगी। ससुर आए और बहू ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं भी क्या करूं, जब अपने ही बच्चे पसंद नहीं करते इन्हें, तो बहू क्या करेगी। इसके 5 दिन बाद, देखो ये पास्ता ना बहुत अच्छा है, थोड़ा महंगा वाला भी है। हम लोग ना अपने घर पर कभी कभी बनाते हैं इसे, सोचा आप लोगों को भी बना के खिलाओ। मैं चीज, सॉस और बाकी सामान भी ले आई हूँ। बहू किचन में लग गई। थोड़ी देर में घर में खुशबू फैल गई और प्लेटों में पास्ता परोस दिया गया। वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ, सच में बहुत बढ़िया है। अच्छा मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि पास्ता तो बहुत कम थे, इसलिए 1 लोग के लिए कम पड़ गया है, तो ऐसा करते पापा जी को रहने देते। तभी इसी शाम को दरवाजे की तरफ हल्की सी आहट हुई और रामू आते हुए देखे, जिसके सर पर थोड़ी चोट आई हुई थी। पापा, ये क्या हुआ, ठीक तो है ना आप? अरे बेटा, हमारा ठेला एक कार वाले से जोरदार भिड़ गया, सर पर भी तेज चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, यहाँ बैठ जाओ आप, मैं हल्दी का लेप बना के लाती हूँ अभी। मानसी भी उठकर अपनी माँ की मदद करने लगी। मानसी अपने पिताजी के लिए दूध लेकर आई, रामू की पत्नी उसके लिए हल्दी का लेप लेकर आई। उसने रामू के सर पर हल्दी का लेप लगा दिया। माँ जल्दी करो, पापा को ज्यादा दर्द लग रहा है। तभी रमेश ने पापा का हाथ पकड़ा और उन्हें सहारा देकर कमरे तक ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। पापा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ये ठेले का काम छोड़ दो, कोई और काम सीख लो आप। अब देखो क्या हालत हो गई है आपकी। बेटा, मैंने पढ़ाई नहीं की, कोई और काम आता नहीं। बीच में बर्तन बनाने का काम किया था, पर वो भी सही नहीं चला, जिसके कारण 3 दिन तक तो कोई कमाई नहीं हुई थी। बड़ी मुश्किल से गुजारा हुआ था उस समय। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि दिनेश से थोड़ा कर्ज ले लूं और कुछ सस्ते कपड़े खरीद कर ठेले पर बेचने लगूं, शायद थोड़ी कमाई हो जाए। रमेश कुछ नहीं बोल पाया। भीतर से नाराज था, पर बाहर चुप रहा और कमरे से बाहर निकल गया। ऐसे ही दिन निकलते रहे। वहीं रमेश इधर उधर से जुगाड़ करके अपना ग्रेजुएशन का एडमिशन करवा ही लेता है। तब उसने सोचा, एक बाइक ले लेता हूँ किस्त पर, ताकि प्रतिमा मायके आ जा सके और घर की छोटी मोटी जरूरतें भी आसान हो जाए। प्रतिमा, सुनो तो, मैं सोच रहा हूँ एक बाइक ले ले किस्त पर। तुम देखो ना, कहीं से थोड़ा पैसा मिल जाएगा क्या। अरे मैं बार बार कहाँ से पैसों का जुगाड़ करूं, और तुम्हारे पिताजी से भी कुछ करने के लिए कहो ना। वैसे भी कुछ समय पहले मेरे पिताजी ने तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए पैसे दिए थे ना, अब वो बार बार कहाँ से लेकर आएंगे पैसे। उनके पास कौन सा पैसों का पेड़ लगा है। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पिताजी के पास पैसे हैं लेकिन वो छुपा कर रखते हैं या अपने किसी रिश्तेदार को देते हैं। अरे ये तो भगवान ही जाने वो अपने पैसों का क्या करते हैं, सच बोलते भी है या नहीं। मैं तो परेशान हो गया उनसे। तभी मानसी बीच में आकर बोली, भैया, पापा से तो कुछ नहीं होने वाला। ये सुनकर रमेश और भी गुस्सा हो गया और वो गुस्से में अपने पिताजी के पास जाकर न जाने उन्हें क्या क्या बोलने लगा। तभी अगले दिन, देखिए हमने ये नया साउंड बॉक्स लिया है, ऐसा कहकर वो सबको साउंड बॉक्स दिखाती है, लेकिन अपने ससुर को छोड़कर। रमेश चुपचाप देख रहा था। उससे खटक गया कि कम से कम पिताजी को बता तो देती, पर उसने कुछ कहा नहीं। ऐसे ही समय बीत रहा था। रमेश को अपने एक दोस्त से खबर मिली। अरे रमेश, एक जगह मिल रही है बहुत सस्ती, आज नहीं लोगे तो कल पछताओगे। ये सुनकर रमेश के मन में हलचल मच गई। उसी शाम उसने पिताजी से ये बात बोली। पिताजी, अगर आपके पास कुछ हो तो बताइए, मुझे उम्मीद तो है नहीं, लेकिन अब हो तो बता दीजिए। बेटा, मेरे पास सिर्फ 8-9 हजार जमा है, चाहो तो ले लो। आपके हाथ में जो सोने की अंगूठी रहती थी उसे क्यों नहीं बेच देते आप? कम से कम 15-20 हजार तो मिल जाते उससे। वो तो कब का बेच चुका बेटा,
कुछ महीने पहले घर में राशन तक खत्म हो गया था। ऊपर से जहाँ से राशन लिया था वहाँ का कर्जा भी बाकी रह गया था, तो उससे वही सब चुका दिया। क्या पिताजी, अब राशन तक नहीं भर पा रहे? आपने हमारे लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं था क्या? इतना सुनकर प्रतिमा भी आधम की। हम लोगों को तो आपके पिताजी से एक फूटी कौड़ी की उम्मीद नहीं रहती। देखो ना आप, सासू माँ के पास ना सही साड़ी है, ना ढंग का बालों का रबड़, और ना ही अच्छा नील पॉलिश। और आपके ठेले का हाल तो देखो, आधे सामान जंग खा रहे और बाकी खिलौने टूटे पड़े। आपके पिताजी को तो ढंग से ठेला लगाना तक नहीं आता। ऐसे व्यापार कौन करता है भला? रमेश, मानसी और ममता देवी सब सुनते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन तभी प्रतिमा ने एक ऐसी बात कह दी जिससे रमेश का खून और खौला दिया। ससुर जी, आपके जीवन का कोई अर्थ है भी कि नहीं? आप तो बस इस धरती पर एक बोझ बनकर रह गए। तभी रमेश अचानक गुस्से से फट पड़ा। बस प्रतिमा, बहुत बोल ली तुम। ये मेरे पिताजी है, मानसी के पिताजी है और मेरी माँ के पति है। हम तीनों को हक है इन्हें कुछ भी बोलने का, लेकिन तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? मैंने देखा तुम मेरे पिताजी के साथ कैसा व्यवहार करती हो, और आज तो तुमने हद ही कर दी। पापा को धरती का बोझ बोल रही हो। आगे से जरा सोच कर बोलना, वरना मैं तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा और लेने भी नहीं आऊंगा। हाँ, सच में भाभी, आपको इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। प्रतिमा, तुम इस घर की बहू हो, अपने ससुर का थोड़ा तो सम्मान करो। सभी ने प्रतिमा को खूब सुनाया। प्रतिमा ने तिरछी हंसी के साथ कहा, अच्छा, तो यहाँ पर मुझे बुरा बना दिया आप लोगों ने। पर ये मत भूलिए कि आप सभी तो ससुर जी को कितना बुरा भला कहते हो, ऐसी बातें करते हो जो सीने में चुभ जाती इनके। ठीक है, अगर अपमान करने का हक सिर्फ आप तीनों को ये है तो कीजिए, वैसे भी ये काम आप लोग अच्छे से करते हो। मैं चलती हूँ अपने कमरे में। प्रतिमा अपने कमरे में चली गई। वहीं रमेश ने पिताजी की तरफ देखा और बोला, पापा आप टेंशन मत लीजिए, जमीन लेने के पैसों का बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा। वहीं बेटी मानसी चुपचाप किचन में गई और पिताजी के लिए चाय बनाकर लाई। ममता देवी भी अपने पति के पास बैठ गई और धीरे धीरे उनसे बातें करने लगी। वहीं अब प्रतिमा अपने ससुर के लिए कुछ बुरा कहने लगती तो रमेश हमेशा भड़क उठता। और फिर एक दिन प्रतिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, अब तो ससुर जी का ये लोग थोड़ा सम्मान करने लगे हैं, मेरी योजना काम कर गई। लो, हो गया सत्यानाश। अभी तो चाय चढ़ाई थी और ये बीच में ही जवाब दे गया। अभी बहू, क्या हुआ? चाय नहीं बनी अभी तक? माँ जी, सिलेंडर खत्म हो गया। कल से ही लग रहा था कि इसकी लौ कम हो रही है, आज बोल गया। तो दूसरा मंगवा लो, खाली तो रखा होगा ना कोने में। माँ जी, ऐप पर चेक किया था, वेटिंग दिखा रहा है। ऊपर से अब तो बुकिंग के नियम भी बदल गए। रुकिए, मैं पड़ोस वाली पिंकी से पूछती हूँ, उसके पास शायद किसी वेंडर का नंबर हो। कविता ने पिंकी को फोन मिलाया। हेलो पिंकी। हाँ यार, ये गैस वाले का नंबर देना जरा, मेरा वाला तो फोन ही नहीं उठा रहा और ऑनलाइन बुकिंग में 4 दिन दिखा रहा है। यार दे तो दूंगी, पर वो एक गैस का 1500 रुपए लेता है। क्या 1500? अरे पागल हो गई है क्या? 1000 का सिलेंडर 1500 में क्यों दे रहा है? अरे ब्लैक में देता है ना। अच्छा रुक, मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ तुझे। कविता एक पल के लिए सोच में पड़ गई। 1500 रुपए का सिलेंडर लूंगी तो फिर बजट बिगड़ जाएगा। मेहमान भी आने वाले हैं, चाय नाश्ता भी लगाना पड़ेगा। बच्चे जाएंगे तो उनको भी कुछ देकर भेजना पड़ेगा। हाय, पर गैस तो मंगवानी ही पड़ेगी। कविता ने पिंकी को फोन मिलाया। सुन पिंकी, यार मजबूरी है, घर में मेहमान आने वाले हैं और शाम का खाना भी बनाना है। ठीक है, दे दे नंबर, अब क्या ही कर सकते हैं। शाम को घर में मेहमान आए। कविता ने अपनी सहूलियत के हिसाब से उनकी खातिरदारी की। जब वो रात को जाने लगे तब, बेटा सूरज, इन दोनों बच्चों को 1100 रुपए दे दे। कविता और सूरज ने जैसे ही 1100 रुपए देने की बात सुनी तो वो ठिठक गए। माँ, मेरा अभी बजट नहीं है, मैं 1100 रुपए नहीं दे सकता हूँ। अरे मुझे मना कर रहा है, ये मेरी बहन के बच्चे आए हैं, फिर पता नहीं कितने सालों बाद आए। मैं क्या उन्हें खाली हाथ भेजते हुए अच्छी लगूंगी? तभी कविता बीच में बोली, माँ आज सिलेंडर भी ब्लैक में लिया है, पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा माँ। अगर दोनों बच्चों को 500 रुपए दे दिए तो चलेगा क्या? तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मैं क्या बोलूं, ये तो तुम लोगों को ही सोचना चाहिए। कविता ने अपनी मौसी सास के पोता पोती को 500 रुपए देकर विदा किया। अगले दिन शाम को कविता थैला लेकर पास के किराना स्टोर पहुंची। दुकानों पर लटके रेट कार्ड देखकर उसका माथा ठनका। तभी उसके फोन की घंटी बजी। मम्मी, आप मार्केट में हो क्या? हाँ बोल, कुछ घर का सामान लेने आई हूँ। क्यों? मम्मी, वो कल आपने बोला था ना कि सैंडविच बनाओगी, प्लीज मोज़रेला चीज और पनीर का बड़ा वाला पैकेट ले आना। और हाँ, वो चॉकलेट वाला स्प्रेड भी खत्म हो गया है। और मम्मी,
मेरा वाला पनीर बटर भी। अरे तुम फिर शुरू हो गए। देखो बेटा, एक चीज ही आएगी, अब वो तुम डिसाइड करो कि क्या मंगवाना है। मम्मी हमेशा आप यही बोलती हो। पिछले हफ्ते भी आपने पिज्जा के लिए मना कर दिया था। अब प्लीज पराठा भी नहीं बनेगा क्या? आप तो सब चीज के लिए मना कर देते हो। कविता ने फोन काट दिया। उसे बुरा लगा कि वो अपने बच्चों का मन मार रही है, पर वो कुछ नहीं कह सकती थी। इस महीने खर्चा ज्यादा होने के कारण कविता का बजट टाइट हो चुका था और एक्स्ट्रा खर्च कर नहीं सकती थी। भैया, ये तेल का डिब्बा कितने का कर दिया? जी 250 रुपए। पिछले हफ्ते तो कम था, एक हफ्ते में इतना महंगा। कविता थैले में आधा अधूरा सामान लेकर जब घर लौटी तो सासू माँ बरामदे में अपनी सहेलियों के साथ फोन पर बात कर रही थीं। हाँ पुष्पा, मैंने बात कर ली है, टिकट करवा ले तू। मैं बहू बेटे से पूछकर कल शाम तक तुझे बता दूंगी। हरिद्वार जाने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। सासू माँ ने फोन काटकर कविता की तरफ देखा। बहू सुन रही है? पुष्पा और बाकी सब सहेलियां अगले हफ्ते हरिद्वार जा रही हैं। पूर्णिमा पर गंगा स्नान भी हो जाएगा और थोड़ा मन भी बहल जाएगा। मेरा नाम भी लिखवा दिया है उन्होंने। माँ जी, अभी इस महीने? मैं आपको इनसे बात करके बताती हूँ। अरे तो क्या हुआ, साल में एक बार तो जा रही हूँ। अब क्या धर्म कर्म के लिए भी तुम लोगों से 100 बार पूछना पड़ेगा? पुष्पा कह रही थी कि ज्यादा खर्चा नहीं है, बस 5-7 हजार में हो जाएगा। माँ जी, 5 हजार भी अभी बहुत बड़ी बात है। थोड़े दिन रुक जाइए ना, अगले महीने देख लेंगे। अगले महीने क्या, अगले महीने तो गंगा जी में पानी कम हो जाएगा। तुम लोगों का यही है, जब मेरा कुछ करने का मन होता है तो तुम बजट का रोना रोने लगती हो। मेरा मन तो वैसे ही मर गया है इस घर में। कविता ने बिना कुछ कहे थैला रसोई में पटक दिया और सिर पकड़कर बैठ गई। रात के 10:30 बज रहे थे। सूरज बेड पर बैठा पुराने बिल और डायरी लिए कुछ जोड़ घटाना कर रहा था। कविता कमरे में आई और अलमारी से चादर निकालने लगी। सूरज, अभी तक सोई नहीं? क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं कविता, ये देखो बिजली का बिल पिछली बार से भी ज्यादा आया है। समझ नहीं आ रहा कि इतनी बिजली कहाँ जल रही है, और ऊपर से ये पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। मुझे भी कुछ बात करनी थी सूरज। सुनो, बात तो मुझे भी करनी है। इस महीने तुम किचन से कुछ पैसे बचा लोगी? आज ऑफिस जाते वक्त गाड़ी की सर्विसिंग करानी पड़ी, जेब बिल्कुल खाली हो गई है। पर सूरज, मैं कैसे बचाऊंगी? पहले ही महंगाई ने पूरा निचोड़ रखा है। महीना चलाना भारी हो रहा है, तुम बचाने की बात कर रहे हो। मुझे पता है कविता, पर मेरी बात भी तो समझो। मुझे तो खुद ये समझ में नहीं आ रहा कि इस महीने की ईएमआई कहाँ से निकलेगी। सूरज ने चिढ़कर डायरी मेज पर पटक दी। तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझकर ये कर रहा हूँ? इस महीने 3-3 किश्तें कटनी है। क्या करूं तुम बताओ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी सूरज। खैर छोड़ो, मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो थोड़ा बहुत था वो आज सिलेंडर और उन मेहमानों के शगुन में निकल गया। अब तो बस ये लग रहा है कि महीना आखिर तक कैसे खींचेगा। अगली सुबह कविता और सूरज चाय पी रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। माँ जी, ये नीली साड़ी रख लूं क्या? नीली नहीं, वो पिंक वाली रख। कितनी बार समझाया, शादी में हल्का रंग अच्छा नहीं लगता। अच्छा माँ जी, और इसके साथ कौन सी ज्वेलरी पहनूं? इतना भी समझ में नहीं आता तुम्हें। अरे पिंक साड़ी है तो गोल्ड पहनना, हर बात पूछनी जरूरी है क्या? माँ जी, ये वाली साड़ी ठीक रहेगी क्या? दिखाओ दिखाओ। अरे ये क्या उठा लाई हो तुम? ये तो बिल्कुल पुरानी लग रही है। अलमारी में नई साड़ियां रखी है, वो क्यों नहीं दिखती तुम्हें? माँ जी, मुझे लगा ये सिंपल है तो अच्छा लगेगा। शादी में सिंपल पहनने जाती हो क्या? लोग क्या कहेंगे, बहुएं कैसी लग रही हैं? अरे भी इतना क्यों डांट रही हो? आराम से भी तो बता सकती हो। आप बीच में मत बोलिए, आपको कुछ समझ नहीं है इन सब बातों की। माँ जी, ये सूटकेस में रख दूं या दूसरा वाला निकालूं? अरे वो छोटा सूटकेस किस लिए रखा है, बड़ा वाला निकालो, सब ठीक से आना चाहिए। माँ जी, ये गहनों का डब्बा इसी में रख दूं? नहीं, वो अलग बैग में रखो। अगर कुछ गुम हो गया तो जवाब कौन देगा? माँ जी, चूड़ियां कौन सी पहनूं? अरे भगवान, हर चीज पूछोगे क्या? साड़ी के हिसाब से मैचिंग पहन लो, इतना भी नहीं आता। माँ जी, मेकअप का सामान भी रख लो? हाँ, लेकिन ढंग से रखना, पिछली बार सब फैल गया था बैग में। माँ जी, ये सैंडल ठीक रहेगी क्या? ये सैंडल शादी में पहनोगी? कुछ अच्छा नहीं है तुम्हारे पास? है ना माँ जी, वो गोल्डन वाली भी है। तो वही पहनो, ये सब रोज के लिए रखो। माँ जी, बाल कैसे बनाऊं वहां जाकर? पार्लर जा रही हो ना, वहां वाले कर देंगे। हर बात पहले से सोचने की जरूरत नहीं है। भाई मुझे भी कोई बताएगा मैं क्या पहनूं? आपको क्या पहना है ये तो आपको खुद को ही पता होना चाहिए। अच्छा भाई ठीक है, मैं खुद ही देख लेता हूँ। माँ जी, ये दुपट्टा भी रख लूं?
रख लो, लेकिन फालतू चीजें मत भरना, बैग भारी हो जाएगा। माँ जी सूटकेस बंद कर दूं? एक बार फिर से चेक कर लो, कुछ छूट ना जाए, बाद में बोलना मत ये नहीं रखा वो नहीं रखा। माँ जी सब रख दिया है, आप एक बार देख लीजिए ना। लाओ इधर। आप ठीक है, लेकिन अगली बार खुद से थोड़ा सोचना सीखो। हर छोटी चीज के लिए मम्मी मम्मी करके मेरे पास मत दौड़ो। जी मम्मी। कुछ देर बाद दोनों बहुएं चली जाती है। रेखा अभी भी पैकिंग कर रही थी। संजय कमरे में आता है। अरे ये क्या, तुम्हारी तो अभी तक पैकिंग ही नहीं हुई? हो जाएगी, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी नहीं है, सब तैयार खड़े हैं और तुमने अपना सामान तक नहीं रखा। अरे पहले घर संभालू या अपनी पैकिंग करूं? दोनों बहुएं हर 5 मिनट में आकर खड़ी हो जाती हैं। वही तो कह रहा हूँ, तुमने ही उनको ऐसा बना दिया है, हर छोटी चीज के लिए तुम्हारे पास भाग कर आती है। तो क्या करूं, अगर खुद से गलत कर देंगे तो बाद में लोग क्या कहेंगे? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका दिमाग ही बंद कर दो, कुछ तो खुद से सोचने दो उन्हें। उन्हें जितना सोचना चाहिए उतना सोचती है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इसी चक्कर में देख लो, तुम्हारी खुद की पैकिंग तक नहीं हुई। अरे मेरी पैकिंग मैं कर लूंगी, पहले घर का काम जरूरी है। घर का काम या बहुओं को हर बात में कंट्रोल करना? कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, सही रास्ता दिखा रही हूँ। सही रास्ता दिखाने और हर बात में दखल देने में फर्क होता है। आपको तो हमेशा मेरी ही गलती दिखती है। गलती है तभी तो बोल रहा हूँ, अगर तुम थोड़ा ढीला छोड़ दो तो वो खुद भी सीखेंगे। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कैसे घर चलाना है। घर चलाना है या सबको अपने इशारों पर नचाना है? हाँ, नचाती हूँ मैं अपने इशारों पर, जो मैं कहती हूँ वही करती है दोनों। यही तो दिक्कत है, तुम उन्हें खुद से कुछ करना ही नहीं देती, और अगर मैं ना बताऊं ना तो कुछ भी उल्टा सीधा कर देंगे। एक बार करने तो दो, गलत करेंगे तभी तो सीखेंगे। मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, शादी में जा रहे हैं हम, कोई मजाक नहीं है। लेकिन इस चक्कर में तुम खुद पीछे रह जा रही हो। अरे मैं पीछे नहीं रह रही हूँ, सब संभाल रही हूँ। संभाल नहीं रही हो, उलझा रही हो, खुद भी परेशान हो और सबको भी कर रही हो। आपको लगता है मैं गलत हूँ? तो आप ही संभाल लीजिए सब। मैं संभालूंगा तो फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तभी तो हर बात में टोकती हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब सही हो। सब सही तभी होगा जब सबको थोड़ी आजादी दोगे। मुझे जैसे घर चलाना है मैं वैसे ही चलाऊंगी। ठीक है, लेकिन इसका नतीजा भी देख लेना। नतीजा मैं देख लूंगी, आप चिंता मत करिए। मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे किसी के समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, ऐसे ही चलेगा। रेखा और संजय ऐसे ही बहस करते रहते हैं। अगले दिन सभी शादी में जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। माँ जी मैं यहाँ विंडो वाली सीट पर बैठ जाऊँ या फिर आप बैठेंगी? तुम बैठ जाओ, लेकिन ध्यान रखना बाहर ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है, समझी? जी माँ जी, मैं संभल कर ही बैठूंगी। माँ जी मैं ये बैग ऊपर वाली रैक में रख दूं या नीचे ही रहने दूं? ऊपर रख दो, नीचे रखा रहेगा तो बार बार टकराएगा और गंदा भी होगा। ठीक है माँ जी, अभी रख देती हूँ। अरे भाई, सीट तो मिल गई सबको आराम से, अब थोड़ा चैन से बैठ भी जाओ। चैन से बैठ जाएंगे, पहले सब ठीक से सेट तो हो जाए। माँ जी मैं पानी की बोतल खोल लूं क्या? आपको पानी पीना है? खोल लो, लेकिन ध्यान से गिरना नहीं चाहिए। जी माँ जी मैं संभाल लूंगी। माँ जी मैं थोड़ा सा खाना निकाल लूं क्या? सबको भूख लग रही होगी ना। निकाल लो, लेकिन पहले हाथ साफ कर लो, बाहर का सफर है। जी माँ जी अभी कर लेती हूँ। माँ जी ये पराठे सबको दे दूं या पहले आपको दूं? पहले मुझे दो, फिर बाकी सबको बांट देना। ठीक है माँ जी, ये लीजिए। मुझे भी दे दो भाई, मैं भी यहीं बैठा हूँ। अरे सबको मिलेगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। माँ जी मैं ये चटनी भी निकाल लूं क्या? निकाल लो, बिना चटनी के पराठे अच्छे नहीं लगते।